व्हाट डू यू मीन बाय द डंपिंग सिंड्रोम? अगर हम डंप को वैसे देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय द डंप? टू गेट बरीड, ठीक है, किसी चीज को बरी कर देना. सो डंपिंग सिंड्रोम इज बेसिकली द सिंड्रोम ऑफ द जीआईटी. The dumping syndrome is the rapid emptying of the gastric contents into the small intestine that occurs following the gastric resection. Okay, that the food contents are directly entered suddenly from the gastric to the intestine, to the small intestine. It leads to the a different sign and symptom that is experienced by the patient, that is known as the dumping syndrome. क्या reasons हो सकती हैं? What do you mean by the gastric resection? Gastric resection के different causes हो सकती हैं. The causes can be for the weight loss purposes, and the causes can be for the gastric cancer as well as for the gastric ulcers. So there are different procedure, that is the gastrojejunostomy, Billroth 2 procedure जिसको आप बोलते हैं gastrojejunostomy. What do you mean by the gastrojejunostomy? जी मुखीराम, आपको क्या समझ आता है इस बात से? That gastrojejunostomy. मैडम ये ऑपरेट करते हैं मैडम, इसमें जो अपना स्टमक का पार्ट है उसको ज्यूजिनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं. जी जी मैडम. ओके, तो नॉर्मली किसके साथ कनेक्ट होता है? नॉर्मली अपना स्टमक के एसोफेगस के साथ अटैच होती है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडिनम, देन ज्यूजिनम. ठीक है, सो यू हैव टू बाईपास द ड्यूडिनम and attach the stomach to the duodenum part of the small intestine. Okay, then partial gastrectomy, in which some of the part of the stomach is removed. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि उसमें अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी. सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, दैट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ द वेट लॉस, जिसके अंदर स्टमक को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब के जितना रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं और बाकी पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं. ठीक है, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द patient. So these are the causes that are responsible for the sudden gastric emptying into the small intestine. अब हम देख लेते हैं that what are the causes. इसके अगर कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? सिम्टम्स अकरिंग 30 minutes after the eating. That symptoms occur after 30 minutes of after eating. Nausea and vomiting, feeling of abdominal fullness and abdominal cramping. Okay, the patient will feel the not the gastric fullness, the patient will feel the abdominal fullness and abdominal cramping. Your patient has the diarrhea, palpitations and tachycardia. This is important. ये आपको किसी MCQs में आ सकता है कि क्या कार्डिनल साइन है या क्या स्केरली साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं. Then your patient has the palpitations and the tachycardia. अगर suddenly gastric से small intestine में आ जाएगा तो electrolyte imbalance हो सकता है. ठीक है, because it leads to the sudden shifting of the water contents. And then your patient has the perspiration, diaphoresis होगी. और इसके अलावा वीकनेस एंड डिजीनेस, योर पेशेंट विल फील द डिजीनेस, योर पेशेंट विल हैज द बर्बोर्गमी, दैट इज द लाउड गर्गलिंग साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द बावल हाइपरमोटिलिटी. कि जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे, जब आप बावल साउंड सुनेंगे, सो इट लीड्स टू द increased or loud gurgling sounds, that is due to the hypermotility of the small intestine and it leads to the diarrhea. ठीक है, so यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ओके, सो what you have to एजुकेट योर पेशेंट. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्जरी है, उसके बाद आपके पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे. सो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डंपिंग सिंड्रोम. सो फर्स्ट वन, एलिमिनेट द कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट. व्हाई टू अवॉइड द कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स? यस सफिया प्लीज बताओ आप कि क्यों कैफीन प्रोडक्ट्स हम नहीं देते इन डंपिंग सिंड्रोम. मैम थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आवाज कट रही है बीच में ना. अच्छा, अभी आ रही है क्लियर आपको मेरी आवाज? अच्छा, आप कह रही हैं कि हाइपरमोटिलिटी हो सकती है. ठीक है, और हम क्या क्या कह रहे हैं, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर भी हाइपरमोटिलिटी है. सो इट कैन आल्सो लीड्स टू द सिवियरिटी ऑफ द सिम्पटम्स. सो you have to eliminate the caffeine containing products. Okay, eat a high protein and complex carbohydrate diet, because अगर simple carbohydrate आपका patient लेगा, so it also leads to the worsening of the symptoms. Carbohydrate, complex carbohydrate diet कौन सी हो सकती है? Oatmeal and other whole grain foods high in fiber.
ठीक है, इंक्रीज फाइबर इनटेक एज टॉलरेटेड, देन लिमिट हाई शुगर फूड्स सच एज कैंडी, टेबल शुगर, syrup, sodas and juices because these also leads to the these also leads to the और ये जो हम हाई शुगर फूड्स कह रहे हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कैंडी है, टेबल शुगर, syrup, sodas and juices. The patient should have to avoid because these are the simple carbohydrates. Okay, आप लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है, कट तो नहीं रही? सही है, सही है। मैम आवाज आ Okay. रही लेकिन Then you have दरमियान में कभी कभी कट जाती है तो समझ नहीं आती। आ रही है इस टाइम। okay. So eat small meals, 5 or 6 meal a day. For example, आपको कोई MCQs आ सकता है that you have to educate your patient. So what portions of meals and how many times of meal has to be divided. ठीक है, तो three large meal आपने educate नहीं करना ले. You have to educate your patient to take the small frequent meals that can be divided into 5 or 6 small meals rather than 3 larger ones. Okay. Avoid consuming fluids with meals. Drink most daily fluids between the meals. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले पानी ले सकते हैं और 30 मिनट्स आफ्टर ले सकते हैं, अदरवाइज इट लीड्स टू द dumping syndrome. So you have to avoid consuming fluids with the meals. Then next, eliminate the dairy products if they are causing a problem. Lactose may worsen the symptoms. Okay, that if the dairy products are causing the symptom, you have to eliminate the dairy products from the diet. Okay, lie down left side for 20 to 30 minutes after meals to prevent the rapid gastric emptying. ठीक है, अगर आपका पेशेंट है तो आपने उसको बताना है कि खाना खाने के बाद he or she has to lie down on the left side for 20 to 30 minutes. It will slower the gastric emptying. No fluid with meals 30 minutes before or after the food, जो हम already discuss कर चुके हैं. Take vitamin B12 injections as prescribed. Vitamin B12 injections आप क्यों दे रहे हैं patient? Yes. Yes, Safia. Why you have to give the vitamin B12 injections to your मैम patient? क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती तो इसकी वजह से जो मतलब आपकी फूड है वो से आपका विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर से होती है. कहाँ से होती है? इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन दी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में? स्टमक में। यस, ठीक है, that is responsible for the absorption of the vitamin B12 in the small intestine. Okay, so if your patient has the dumping syndrome और हम कह रहे हैं कि small intestine के अंदर directly food rapid emptying हो जाता है, so you have to ask your patient to take the vitamin B12 injection. Take antispasmodic medication as prescribed to delay the gastric emptying. Consult with the primary health care provider about drinking alcohol. तो आपने अल्कोहल को भी अवॉइड करवाना है, उसके साथ साथ आप एंटीस्पास्मोटिक मेडिकेशन दे सकते हैं जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्पटाइंग. ओके, सो नेक्स्ट इज द हर्निया. आप सब लोगों को पता है हर्निया दैट इज द प्रोट्रूजन, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द जीआई. सो ये डिपेंड करता है दैट वेयर डज द प्रोट्रूजन अकर. So first one is the hiatal hernia. Hiatal hernia is also known as the esophageal or the diaphragmatic hernia. किसी को पहले already पता है that what is the hiatal hernia? Okay, so a portion of the stomach herniates through the diaphragm and into the thorax. ठीक है, ये that the portion of the stomach that is protrude through the diaphragm and into the thorax. Okay, if the stomach protrudes into the thorax, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? यस तंजीला, यस तंजीला. What could happen if the stomach get protruded through the diaphragm and into the thoracic cavity? Suraya. Okay, Tanzila. Suraya. Mukhiram. Madam, ये difficulty in swallowing. Okay. अगर हम कह रहे हैं, सुरैया कह रही है रिगर्जिटेशन. ओके, राइट, रिगर्जिटेशन हो सकती है. That herniation results from weakening of the muscles of the diaphragm. That muscles of the diaphragm get weakened and the stomach is herniated through the diaphragm into the thoracic cavity. अब क्या हो सकता है? It leads to the regurgitation, जो कि हमने already कहा है.
और इसके अलावा क्या हो सकता है, इट कैन लीड्स टू द हेमरेज, कि वहां पे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अल्सरेशन हो सकती है, देयर कैन बी द एस्पिरेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स, स्ट्रैंगुलेशन, द ब्लड सप्लाई गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, जब हम बात करते हैं डायफ्राम से स्टमक की आउटवर्ड प्रोट्रूजन हो सकती है, सो इट आल्सो लीड्स टू द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई and incarceration of the stomach in the chest with possible necrosis, peritonitis and mediastinitis। ठीक है, अब अगर वहां पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, सो इट कैन लीड्स टू द इस्कीमिया, देन इट कैन लीड्स टू द नेक्रोसिस एंड फर्दर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम एंड mediastinitis। ओके, सो अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हर्निएशन और हाइटल हर्निया के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं? It is due to the pregnancy. It can be due to the ascites because it will increase the pressure on the stomach. Okay, obesity, tumor, and the heavy lifting. So all these things have to can exaggerate the hiatal hernia. Okay, सुरैया आप बता सकती हैं, आप कह रही हैं सर्जरी, सो सर्जरी कैसे हाइटल हर्निया को वर्सन कर सकती है? यस, पोस्ट सर्जरी कैसे करेगी? एनीथिंग दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द स्टमक, ठीक है, so it can leads to the protrusion of the stomach through the diaphragm wall, so that is known as the hiatal hernia। okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. okay, so क्या हो सकता है? it leads to the heartburn, it leads to the chest pain because the contents went back into the esophagus, so it leads to the heartburn। so the contents are responsible for aspiration हो सकती है because जब contents बैक इसोफिगस में जा सकते हैं तो वो ट्रेकिया में भी जा सकते हैं। ठीक है, regurgitation or vomiting, your patient has the dysphagia। what do you mean by dysphagia? मैम swallow करने में डिफिकल्टीज होगी। okay, very good। feeling of fullness, your patient has the feeling of fullness that also occur in the dumping syndrome। worsening of symptoms when lying down because it will increase the pressure on the stomach and the contents will get pushed back into the thoracic cavity, so that but lying down will worsen the hiatal hernia or the sign and symptoms। okay, what you can do to reduce the hiatal hernia? medical and surgical management are similar to those for the GERD is gastroesophageal reflux disease। okay, so आप लोग मुझे ये बताएं gastroesophageal reflux disease के लिए आप क्या करते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीक में। यस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, ओपन सर्जरी कर सकते हैं टू रिपेयर दी स्पीस्टर। मैम लेप्रोस्कोप, हाँ जी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। यस, सो दैट आर द सर्जिकल थोड़ा सा ऑप्शंस। ये, तुम जी, यस सफिया प्लीज। यस मैम आई एग्री, लेप्रोस्कोपिक हो सकती है इसमें। और ये मैंने कहा थोड़ा सा इसका गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्सेस डिजीज के बारे में। ओके, सो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है? अगर हम क्या बात करते हैं, लेट कार्डियक स्फिंक्टर और द इसोफेजियल स्फिंक्टर गेट लूजन, और उसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट्स है वो बैक इसोफेगस में जाते हैं। ठीक है, एंड दैट सेम इज विद द हाइटल हर्निया, ये डायफ्राम की वॉल में से स्टमक की प्रोट्रूजन हो जाती है। सो बोथ हाइटल हर्निया and the GERD is treated simultaneously। and what is the medical management? what you can do? H2 receptor blocker दे सकते हैं आप, PPI proton pump inhibitors दे सकते हैं। so next is provide the small frequent meals and limit the amount of the liquids taken with the meals। so for both the dumping syndrome as well as for the hiatal hernia, it's limited to take the amount of liquids within the meals। okay, it also leads to the increased pressure on the stomach। encourage the client to consume a well balanced diet and to make lifestyle changes as indicated। advise the client not to recline for 1 hour after eating। what do you mean by the recline position? supine position हो सकती है, ठीक है, avoid the supine position until 1 hour after eating। avoid on anticholinergic which delay the stomach appetite। anticholinergic आप medication नहीं दे सकते, जैसे acetylcholine को जो block कर देती हैं, that medications you have to avoid the anticholinergics which will delay the stomach appetite। okay, so next is the umbilical and the inguinal hernia। आप सब लोगों को मैंने बता दिया that what is the hernia, that is basically the protrusion। so umbilical hernia is a protrusion of the bowel through an abnormal opening in the abdominal wall
in children hernias most commonly occur at the umbilicus and also through the inguinal canal. ठीक है, सो umbilicus के थ्रू ज्यादा क्या किस में umbilical hernia किस में ज्यादा प्रेजेंट है, that are present in the children. इसी तरह से inguinal hernia की अगर बात करें, that are also present in the children. Then umbilical hernia, soft swelling or protrusion around the umbilicus that is usually reducible with a finger. ठीक है, कि जब आप उसको palpate करते हैं और उसको प्रेस करते हैं, it leads to the reduction in the swelling. Okay, so inguinal hernia refers to the painless inguinal swelling that is reducible. Okay, swelling may disappear during periods of rest and is most noticeable on cuff. For example, आपको ये MCQs आ सकता है that the swelling is noticeable but it reduced with rest or by pushing it down with the finger. So what is this called? This is called the hernia. It can be the umbilical hernia, it can be the inguinal hernia. Okay, आप इसको कब ज्यादा assess कर सकते हैं? You can ask your patient to do cuff. ठीक है, and in the infants, और अगर बच्चों की बात करें, when the infant cries or coughs. So these are the assessment. Then what do you mean by the incarcerated hernia? Okay, that is basically the strangulated hernia, जिसको हम already पहले भी discuss कर चुके हैं. Incarcerated hernia occurs when the descended portion of the bowel becomes tightly cut in the hernial sac, compromising the blood supply. And this is the medical emergency. कि ये medical emergency है और आपने इसके लिए सर्जिकली इसको रिपेयर करना है, because it will leads to the necrosis जो हम already पढ़ चुके हैं. When it leads to the strangulation of the hernia, incarceration of the hernia, so it leads to the necrosis in these tissues. So आपने इसको prevent करने के लिए क्या करना है? Surgical repair करना है. Assessment findings include irritability, tenderness at site, anorexia, abdominal distension, and difficulty defecating. The protrusion cannot be reduced and complete intestinal obstruction and gangrene may occur. ठीक है, अगर वहाँ पे blood supply compromise हुई है तो वहाँ पे gangrene हो सकती है, as well as it can also lead to the complete intestinal obstruction. That is the basically incarcerated hernia. Clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Then next is the cholecystitis. Cholecystitis. What do you mean by cholecystitis? Yes, Safia. Inflammation of the gallbladder. Okay, inflammation of the gallbladder. Very good. Inflammation of the gallbladder that may occur as an acute or chronic process. ठीक है, that is the cholecystitis basically. Acute inflammation is associated with the gallstone that is known as the cholelithiasis. ठीक है, कि अगर gallstones हैं और उसकी वजह से inflammation हो गया तो that is cholelithiasis. But if that is not due to the gallstone formation, the chronic cholecystitis results when inefficient bile emptying and gallbladder muscle wall disease cause a fibrotic and contracted gallbladder. ठीक है, कि inefficient bile emptying होती है and gallbladder muscle will disease and cause a fibrotic and contracted gallbladder. कि structure समझ लें आप बन गया. Acalculous cholecystitis occurs in the absence of the gallstones and is caused by bacterial invasion via the lymphatic or the vascular system. The chronic cholecystitis results from inefficient bile emptying. Okay, आप लोग मुझे ये बताएंगे bile production कहाँ पे होती है? Yes, मुकीरा. कहाँ पे प्रोडक्शन होती है बाइल? लीवर से या फिर गाल ब्लैडर से? यस, सफिया आप बता सकती हैं, लीवर से होती है या फिर गाल ब्लैडर से होती है? ओके, सुरैया के शहाब कह रही हैं कि गाल ब्लैडर से होती है. बेसिकली द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर बट इट गेट स्टोर इन द गाल ब्लैडर. ठीक है, तो बेसिकली लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द bile. Then this is the gallbladder, this is the cystic duct, this is the common hepatic duct, and this is the common bile duct. This is the pancreatic duct, this is the hepatopancreatic ampulla. ठीक है, जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर secretions जो pancreatic enzymes हैं, जो कि bile है, that is from the common bile duct, get enter into the small intestine.
So these are the different ducts. ये जो pear shaped है, this is the gallbladder. ठीक है, यहाँ से जो bile है that gets secreted into the common bile duct and then into the small intestine. So अगर हम कहें कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो सकती है, that can be due to the calculus, that can be due to a calculus, and that can be due to the inefficient bile elimination that leads to the fibrotic changes in the gallbladder. Okay, clear? Next, what can be the sign and symptom? Your patient has nausea and vomiting. Your patient has indigestion. Your patient has belching. What do you mean by belching? What do you mean by belching, Mukhiram? Okay, अगर हम belching की बात करें, so gas is get eliminated through the mouth, जिसको आप डकार बोलते हैं, ठीक है? That is basically the belching. Your patient has flatulence, flatus pass हो सकता है उसको. Then epigastric pain that radiates to the right shoulder or the scapula. This is important. जहाँ से आप differentiate कर सकते हैं cholecystitis को. The epigastric pain that radiates to the right shoulder or the scapula. Okay, pain localized in the right upper quadrant and triggered by a high fat or the high volume meal. You have to educate your patient to take the meal that is low in fat or to take the small frequent meals, not the high volume meal. Okay, guarding rigidity and the rebound tenderness. What do you mean by guarding? That when you are going to palpate the muscle, it leads to the automatical rigidity of that muscle. Okay, that is basically the guarding rigidity and the rebound tenderness. Then mass palpated in the right upper quadrant, Murphy's sign. Murphy's sign is present in the cholecystitis, cannot take a deep breath when the examiner's fingers are passed below the hepatic margin because of pain. Then your patient has to hold the breath. ठीक है, वो पेन को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, ब्रेथ को होल्ड कर लेगा. So that is the Murphy sign. That is the cardinal or the classic sign for the cholecystitis. Your patient has the elevated temperature, your patient has tachycardia, and the signs of dehydration are present in the cholecystitis. Then next, choledolithiasis. What do you mean by choledolithiasis? That is the obstruction of the gallbladder. ठीक है, क्या complications हो सकती हैं cholecystitis की, calculus cholecystitis की? That it leads to the obstruction of the common bile duct. So it is called the choledolithiasis. So क्या assessment होगी? Your patient has the jaundice. Your patient has dark orange and foamy urine. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. या आ सकता है कि अगर आपका पेशेंट है डार्क ऑरेंज और फॉर्मी यूरिन है और उसके साथ साथ क्ले कलर्ड फीसिस है, स्टेटोरिया प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है? इट वुड इंडिकेट दैट योर पेशेंट हैज द गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, दैट इज नोन एज द कोलिडोलिथियासिस और प्रूराइटिस हो सकता है. सो ऑल दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द cholecystitis. What are your interventions? You have to maintain the NPO status during nausea and vomiting episodes. You all know that if your patient has the cholecystitis, you have to maintain the NPO status for the consistent nausea and vomiting episodes. So maintain NG decompression as prescribed for severe vomiting, that you have to do the NG decompression. Administer antiemetics as prescribed for nausea and vomiting. Administer analgesics as prescribed to relieve pain and reduce the spasm. Administer the antispasmodics, that are the anticholinergic as prescribed to relax the smooth muscle. Okay, आप लोग मुझे ये बताएं, अभी हमने 3 डिजीजेस डिस्कस कर ली, इनमें से किन में आप एंटीस्पास्मोटिक दे सकते हैं और किस में आपने अवॉइड करना? मैम जो एक लास्ट पड़ी थी हर्नियाटमी, क्या नाम था? हर्नियास, उस हाइएटर हर्निया. हर्नियास, सॉरी जी मैम, उसमें नहीं देना. और उससे पहले जो पड़ा था डंपिंग सिंड्रोम, उसमें भी शायद नहीं देना, याद नहीं है. डंपिंग सिंड्रोम में हमने क्या कहा था? दैट इट लीड्स टू द फास्टर गैस्ट्रिक एम्पटाइन. आपने इसको स्लोअर डाउन करने के लिए एंटीस्पास्मोटिक देने, उसमें आपने एंटीस्पास्मोटिक देने हैं. ठीक है, टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स, टू रिलैक्स द muscles of the stomach, and you can prescribe the antispasmodic in the cholecystitis too. ठीक है, cholecystitis में भी आप anticholinergic दे सकते हैं. Okay. Instruct the client with chronic cholecystitis to eat small, high fiber, low fat meals. ठीक है, because low fat meals leads to the severity of the symptoms. Instruct the client to avoid gas forming foods because it also leads to the increased pressure. Prepare the client for non-surgical and surgical procedure as prescribed. कि अगर आपको surgical procedure और non-surgical क्या क्या procedures हो सकते हैं? Surgical intervention,
Cholecystectomy is the removal of the gallbladder. Cholecystectomy requires incision into the common bile duct to remove the stone. ये cholecystectomy में आप लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं. Cholecystectomy requires incision into the common bile duct to remove the stone, and surgical procedures are commonly performed by the laparoscopy. That you have to do the surgical intervention, उसके लिए आपको laparoscopy perform करनी पड़ती है. Okay. So post operative interventions क्या होंगी? If you are going to give the surgical correction of the cholecystectomy, monitor for respiratory complication caused by pain at the incisional site. Okay, that आपने pain reduction करानी है, otherwise it can lead to the respiratory complications. Encourage coughing and deep breathing and incentive spirometry used every 2 hours. ये आप सब लोगों को पता है, generalized है, ठीक है. ये हर सर्जरी के बाद आपने incentive spirometry करनी है और अपने पेशेंट को किससे प्रिवेंट करना है? Cholecystectomy, atelectasis से. Encourage early ambulation. Instruct the client about supplanting the abdomen to prevent discomfort during the coughing. कि आप उसको कुशन के साथ supplant कर सकते हैं, आपने अपने abdomen को supplant करना है, ठीक है. Okay, administer antiemetics as prescribed for nausea and vomiting, and administer the analgesics for the pain relief. Then maintain the NPO status and NG tube suction as prescribed. जितनी देर के लिए कहा है, 6 hours के लिए कहा है, 12 hours के लिए कहा है. So you have to maintain the NPO status as well as the NG tube suction. Advanced diet from clear liquids to solids when prescribed and is tolerated by the client. ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एंडोस्कोपी के बाद आपने क्लियर लिक्विड्स देने हैं. उसके अंदर हमने क्या कहा था, क्या दे सकते हैं? एप्पल जूस दे सकते हैं, आप ब्रोथ सूप दे सकते हैं, आप टी दे सकते हैं, अनस्वीटेंड टी दे सकते हैं. ओके, मेंटेन एंड मॉनिटर द ड्रेनेज फ्रॉम द टी ट्यूब इफ प्रेजेंट. कि अगर आपने गाल ब्लेड जो कॉमन बाइल डक्ट है उसको मैनिपुलेट किया है, जैसे आपने क्या कहा था लास्ट, अगर स्लाइड पे चले जाएं, कोलिलिथोटमी, ठीक है, कोलिलिथोटमी जब आपने इंसिजन दिया कॉमन बाइल डक्ट में, सो आप तब क्या करेंगे? यू हैव टू यूज द टी ट्यूब, ठीक है, यू हैव टू यूज द टी ट्यूब दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज द टी ट्यूब दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर drainage of the bile duct secretions. Okay, a tube is placed after surgical exploration of the common bile duct. The tube preserves the patency of the duct and ensures drainage of the bile until edema resolves and the bile is effectively draining into the duodenum. ठीक है, कि वहां पे जो उसकी मैनिपुलेशन की वजह से अडीमा है उसको आपने काउंटर इफेक्ट करने के लिए वहां पे आप टी ट्यूब प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है. ग्रेविटी ड्रेनेज बैग इज अटैच्ड टू द टी ट्यूब टू कलेक्ट द drainage. Care of a T tube. Place the client in a semi-fowler position to take the drainage. Monitor the output amount and the color, consistency and order of the drainage, जो हम already पहले भी discuss कर चुके थे. That whenever you are going to monitor the characteristics of the any drainage, you have to do the mnemonic COCA. ठीक है, कितनी consistency है, amount कितनी है, order कैसी है, color कैसा है. Okay. Report sudden increase in bile output to the primary healthcare provider. This is important. ठीक है, कि sudden increase in bile output. Monitor for inflammation and protect the skin from irritation. Keep the drainage system below the level of the gallbladder so it will help to drain the secretions. Monitor for foul odor and purulent drainage and report its presence of the primary healthcare provider. Okay. Avoid irrigation, aspiration or clamping of the T tube without a primary healthcare provider prescription. As prescribed, clamp the tube before a meal and observe for abdominal discomfort and distension, nausea, chills or fever. Unclamp the tube if nausea or vomiting occur. ठीक है, कि आप उसको clamp कर सकते हैं. clamp करके आप देखें कि क्या उसको पेशेंट को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पेशेंट को nausea and vomiting हो रहा है, then you have to unclamp the tube if the nausea or vomiting occur. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am. No. Okay, questions practice कर ले. Okay, which assessment information will be the most important for the nurse to report to the healthcare provider about a patient with acute cholecystitis? The patient urine is bright yellow. The patient's stools are tan colored. The patient has increased pain after eating. The patient complains of chronic heartburn. Yes, what is the right answer? Yes, Safia और सुरैया, तंजीला और मुखीरा, आप लोग अपने आंसर बताएं. मैडम पेन होगा ना? मैम
Patient complain of the chronic heartburn. The patient complains of chronic heartburn will be most important for the nurse. कहाँ पे आपको लग रहा है कि complications आ सकती हैं? हार्टबर्न तो प्रेजेंट हो गई, क्रॉनिक हार्टबर्न को आपको पता है कि आपके पेशेंट को कॉलिसिस्टाइटिस है, हार्टबर्न प्रेजेंट होगा. मैडम पेन होगा ना? Increase pain after eating. इंक्रीज्ड पेन आफ्टर ईटिंग. क्या कॉलिसिस्टाइटिस में पेन इंक्रीज हो रहा था आफ्टर ईटिंग? द पेशेंट स्टूल्स आर टैन कलर्ड, जो कि मुखीराम ने बताया था. हमने क्या कहा था? इट विल इंडिकेट द ऑब्स्ट्रक्शन. अभी मैंने बताया था यूरिन जो है वो इसका कैसा होगा? फॉर्मी यूरिन एंड स्टूल इज ऑफ टैन कलर. यस, नो, द पेशेंट यूरिन, उसको आपने रिपोर्ट नहीं करना. आपने रिपोर्ट किस पर ना? टैन कलर को. ओके, आप लोग चलो पीछे उसी स्लाइड पे चलते हैं. ज्वाइंटस, डार्क ऑरेंज एंड फॉर्मी यूरिन, नॉट द येलो. ठीक है, ब्राइट येलो तो नॉर्मल हो सकता है, आपने उसको रिपोर्ट नहीं करना. डार्क ऑरेंज कलर को आपने रिपोर्ट करना है. स्टीटोरिया क्ले कलर्ड फीसिस को आपने करना है, दैट इज द टैन कलर्ड. ठीक है, Okay. Okay, ma'am. वो इंडिकेट करेगा that it leads to the gallbladder obstruction. The nurse is assessing a client who is experiencing an acute episode of cholecystitis. Which of these clinical manifestations support this diagnosis? SATA question है. Select all that apply. Fever, positive colon sign, complaints of indigestion, palpable mass in the left upper quadrant, pain in the upper right quadrant after a fatty meal, vague lower right quadrant abdominal discomfort. Yes, what is the right answer? ए होगा. ठीक है. बी है राइट. मैम A fever होगा. ठीक है. ई. ओके. And C. ओके, सी. ठीक है. ई भी है मैडम. बी नहीं होगा, ई है. बी नहीं होगा, ई है. वेरी गुड मुखीराम. फीवर होगा, ये हमने पढ़ा था. पॉजिटिव कोलिन साइन पैंक्रियाटाइटिस में होता है. यस. ठीक है. एंड इसमें कौन सा साइन पॉजिटिव होगा? मर्फी साइन. मर्फी साइन है जी. यस. और कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन, सफिया ने भी बिल्कुल ठीक कहा दैट कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन पैल्पेबल मैस इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. नहीं मैडम, राइट साइड पे. ठीक है. सो डी एक्सक्लूडेड. पेन इन दी अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर अ फैटी मील, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. एंड देन वेग लोअर राइट क्वाड्रेंट abdominal discomfort. लोअर राइट क्वाड्रेंट में तो abdominal discomfort नहीं होगी, अपर राइट क्वाड्रेंट होगा. एंड सुरैया, डी इज नॉट द राइट आंसर. आप मुझे ये बताएं, ये गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, नॉट द लेफ्ट साइड. ठीक है. पैल्पेबल मास इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट इज एक्सक्लूडेड. अगर यहाँ पे होता कि राइट अपर क्वाड्रेंट, देन यू हैव टू चूज दिस आंसर. ठीक है. सो राइट आंसर इज ए, fever. C, complaints of indigestion, and then pain in the upper right quadrant after a fatty meal. Third is a client with hiatal hernia chronically experiences the heartburn following meals. The nurse should plan to teach the client to avoid which action because it is contraindicated with a hiatal hernia. Lying recumbent following meals, consuming small frequent bland meals, taking H2 receptor antagonist medication, रेजिंग द हेड ऑफ द बेड ऑन 6-inch ब्लॉक्स. कौन सी चीज इसमें से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? यस, व्हाट इज द राइट आंसर? मैडम ए. ओके, ए. A लग रहा है. यस, ए इज द राइट आंसर. बिकॉज हमने क्या कहा था, आपने सुपाइन पोजीशन नहीं लेनी व्हेन द पेशेंट हैज द हाइटल हर्निया आफ्टर ईटिंग फॉर 1 hour. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आपने देने हैं, और सेमी फाउलर पोजीशन हो सकती है. ठीक है. 6-inch 15 centimeter blocks, तो ये हो सकता है. सो ए इज द राइट आंसर. The nurse is monitoring a client for the early signs and symptoms of dumping syndrome. Which finding indicate this occurrence? Sweating and pallor,
bradycardia and indigestion, double vision and chest pain, abdominal cramping and pain. Yes. मैडम डी, Bradycardia and indigestion, नहीं डी डी, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन। abdominal cramp and pain. लेकिन अर्ली साइन क्या होगा? ये abdominal cramping and pain is the right answer हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? मैडम ए होगा फिर तो। वेरी गुड मुखिया, यस, ए इज द राइट आंसर बिकॉज आप मैंने क्या कहा था? यस, सडन फ्लूइड A शिफ्ट मैम। होगा। यस, so sweating and pallor is the early sign and symptom of the dumping syndrome. A client experiencing chronic dumping syndrome makes the following comments to the nurse. Which one indicates the need for further teaching? I eat at least 3 large meals each day. I eat while lying in a semi-recumbent position. I have eliminated taking liquids with my meals. I eat a high protein, low to moderate carbohydrate diet. Yes, what is the right answer? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको critically think करना। मैडम ए हो सकता है। ए हो सकता है। ओके, यस, और इसके अलावा? यस सुरैया, मैम Safiya? C, I have eliminated taking liquids with my meals. Okay, C. Right answer is A. ठीक है, because Okay, आपने dumping syndrome में बताया था that take the liquids 30 minutes before the food और 30 minutes after the food, not with the meals. तो ये right है। उस वो further teaching कह रहा है। So further teaching 3 large meals आपने नहीं देने, आपने मैम small आ रहा था frequent- माइंड में, बट मैं आपने कहा राइट आंसर तो मेरे माइंड में राइट आंसर की वजह से हो गया। ओके, थैंक यू मैम। Okay, that was the last question. और अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं।